हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और HR एनालिटिक्स के वीडियोस लेकर मैं आ गया हूं। HR के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, HR वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 4 सेमेस्टर का यह सब्जेक्ट है। ऑलरेडी इसके वीडियो हम बना चुके थे, ठीक है, मेरे चैनल पे अपलोड भी थे, लेकिन अब अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने फिर से ठाना है कि सारे वीडियोस फिर से बनाएंगे और सारी की सारी चीज़ें डीप में अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। HR एनालिटिक्स के वीडियोस हैं, बल्क अपलोडिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। तो एक बार अपनी ऑनलाइन प्रेजेंट जरूर बताइएगा कि कितने बच्चे जो मेरे को 3rd सेमेस्टर से फॉलो कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का नाम है HR एनालिटिक्स, तो ठीक है, अगर अपन को ये सब्जेक्ट का नाम अपन को क्लियर हो जाएगा ना, तो आने वाली बहुत सारी चीजें अपन को क्लियर होती चली जाएगी। HR प्लस एनालिटिक्स। अब ये HR एनालिटिक्स का मतलब यहां पर कुछ इस तरीके से है कि जो अपना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये लेगा डेटा। क्या लेगा? डेटा। और इस डेटा को कन्वर्ट करेगा इंफॉर्मेशन में। सर कैसे, जरा समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी केवल थोड़ा सा बेसिक समझो, ठीक है। ये डेटा को लेगा और इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। अब ये जैसे डेटा हुआ, किसी का एज हो गया, किसी का आउटपुट यूनिट हो गए, ठीक है, 5 यूनिट्स हो गए। जैसे कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, जैसे 50, 54, 74, 86, 90। अगर मैं इसको किसी के परसेंटेज से डिनोट करूं तो दिस इज डेटा, लेकिन अगर मैं इसको इंफॉर्मेशन में लाऊंगा तो यहां पे लिखूंगा 1st डिवीजन, यहां पे लिखूंगा 2nd डिवीजन, यहां पे लिखूंगा 3rd डिवीजन। तो 1st डिवीजन कितने हैं? 1 2 3। 2nd डिवीजन कितने हैं? 2। और 3rd डिवीजन नील। क्लास का स्कोर काफी अच्छा रहा, पढ़ाने वाले टीचर हमारे मिस्टर पिंटू जी, ठीक है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में केवल इतना ही डिफरेंस है, ये डेटा है और ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के बेस पे अपन डिसीजन ले सकते हैं। तो जो HR एनालिटिक्स का सब्जेक्ट है, ये बेसिकली सब्जेक्ट है अपने जो डेटा है इसको ट्रांसफॉर्म करना है इंफॉर्मेशन में, जिससे मैनेजमेंट जो है, जिससे जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट बैठा है, यहाँ पे टॉप में बैठा है मैनेजमेंट, वो क्या ले सके? डिसीजन ले सके कि कौन सा हमको प्लानिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है। और HR के भी जो टॉप में HR मैनेजर बैठा है वो डिसीजन ले सके। HR एनालिटिक्स का ये रोल है। अब HR एनालिटिक्स इज द की एलिमेंट। HR एनालिटिक्स के अंदर हम जो डेटा है उसको कलेक्शन से लेके, डेटा कलेक्शन से लेके प्रोसेस तक, प्रोसेस करके उसके डिसीजन तक बात करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, डिसीजन तक बात करने वाले हैं। तो कलेक्शन, प्रोसेस एंड डिसीजन की हम इसके अंदर HR के अंदर बात करने वाले हैं, HR एनालिटिक्स के इस सब्जेक्ट के अंदर। यहां पर अपन को बात क्लियर हो गई, यानी 5 यूनिट्स के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे कि HR की इंपॉर्टेंस क्या है इस एनालिटिक्स की। इस एनालिटिक्स का बेसिक मतलब है कि मिस्टर ABC को हायर किया गया, ABC को हायर किया गया, इन्होंने 20 यूनिट प्रोडक्शन करा, इन्होंने 30 यूनिट प्रोडक्शन करा, इन्होंने 40 यूनिट प्रोडक्शन करा। तो सीधा सीधा कोई भी कह देगा कि 40 यूनिट वाले का मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रही, हाँ या ना। लेकिन जब हम एनालिटिक्स में जाएंगे तो पता चलेगा इन्होंने 2 आवर्स काम किया है, इन्होंने 6 आवर्स काम किया है और इन्होंने 10 आवर्स काम किया है। तो अपन प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनका वर्किंग पैरामीटर अलग था, तो इनका परफॉर्मेंस अलग हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी एक तरीके से अलग सब्जेक्ट है अपने AKTU में, तो लेकिन एक इस तरीके से HR एनालिटिक्स का ही पार्ट होता है। बात समझ में आ रही है? दीज आर द HR के रोल फंक्शन है और ये सारी पैरामीटर्स अपन को सीखने होंगे। मीन्स के डेटा को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करना, जिससे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। इतनी सी बेसिक बात समझ में आ गई, तब ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। HR और एनालिटिक्स दो का कॉम्बिनेशन है, न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन थ्योरी कुछ इस तरीके की है। आगे बढ़े तो फर्स्ट टॉपिक आता है इस सब्जेक्ट का। जब भी हम ये सब्जेक्ट ओपन करेंगे, ये सब्जेक्ट का टॉपिक आएगा HR एनालिटिक्स। HR एनालिटिक्स
अगर बुकिश डेफिनेशन देखते हैं तो क्या कह रही है बुकिश डेफिनेशन? वो कह रही है इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स डेटा इन ऑर्डर टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स परफॉर्मेंस। कलेक्ट करना है किस तरीके से कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव कर सकें, ठीक है, पीपल का एनालिसिस कर सकें, टैलेंट का एनालिसिस कर सकें, डिफरेंट मेथड्स हैं। इसका क्या रोल आएगा? इसका रोल आएगा आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में, एंगेजमेंट बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में, एंगेजमेंट बढ़ाने में और रिटेंशन इंप्लॉइज को रोकने में। एचआर एनालिटिक्स बता सकता है कि इस सर्टेन काइंड के कारण अपने यहाँ पर कंपनी की क्या हो गई, कंपनी का एंगेजमेंट रेशो बढ़ गया है, कंपनी की रिटेंशन रेशो बढ़ गया। रिटेंशन यानी कि जितने कंपनी में स्टे करते हैं, स्टे का मतलब कंपनी में रहना नहीं, रुकना है यहाँ पर। यानी कि एक कंपनी है, इसमें 10% हर साल छोड़ के चले जाते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, तो इसको कंपनी चाहती है कि मिनिमाइज कर सके, क्योंकि जितने कंपनी को एम्प्लॉय लेफ्ट करके कम जाएंगे इतने कंपनी के एसेट्स बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको यूजुअली ज़्यादा टाइम लगेगा, उसकी ट्रेनिंग होगी, फिर उसकी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होगी, यही सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, एंगेजमेंट इंप्रूव होता है। एंगेजमेंट मीन्स एचआर एनालिटिक्स से अपन को पता चलता है कि परफॉर्मेंस रिवॉर्ड सिस्टम क्या चल रहा है, अपन अप्रेजल कैसे दे पाएंगे, अपन और एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉय एक्टिवली वर्क करता है क्योंकि उसका एनालिसिस हो रहा होता है, ठीक है। अपन पढ़ाई कब करते हैं? जब एग्जाम आ रहा होता है। इसी तरीके से एंगेजमेंट भी तब बना रहेगा जब उसका एनालिसिस होगा, वरना एंगेजमेंट नहीं होगा तो एनालिसिस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर सी बात है। जैसे कि गवर्नमेंट में कह दिया कि आपका 10% डीए बढ़ा दिया गया, ये नहीं देखा गया किसका परफॉर्मेंस अच्छा, किसका परफॉर्मेंस खराब, किस अधिकारी ने ज़्यादा अच्छे से काम किया, किसने कम से, नहीं, सबका 10% इंक्रीमेंट लगा दिया गया। तो एंगेजमेंट लो हुआ, एनालिटिक्स लो हुआ तो एंगेजमेंट लो हो जाएगा, और एनालिटिक्स हाई होता है तो एंगेजमेंट भी हाई हो जाता है। दैट इज द बेसिक रिटेंशन, है ना। एंगेजमेंट हो गया, रिटेंशन भी समझ में आ गया, प्रोडक्टिविटी भी आपको समझ में आ गई। दीज आर द बेसिक नीड फॉर अप्लाइंग एचआर एनालिटिक्स इन द मैनेजमेंट, और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो, बेसिक पैरामीटर्स कह सकते हो, ये अपन को चीजें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो वीडियो लंबा होगा क्योंकि सारी डिटेल के अंदर अपन बातें कर रहे हैं और बेसिक से मैं सारी चीजें सिखा रहा हूं। अब इवोल्यूशन इवोल्यूशन का मतलब है यहां पर उत्पत्ति, कब से भैया हमारे एचआर एनालिटिक्स आया। देखो एचआर जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट ही 1945 के बाद स्टार्ट हुआ था। मींस के ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी हमारी, तब मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया, तब हम प्रोडक्शन से जाके कस्टमर इज द किंग की फिलोसॉफी आई, और तब से हम एचआर, ये एचआरएम, इंटरनेशनल एचआरएम, ये सारे सब्जेक्ट, एचआर एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये आने लगे। तो इवोल्यूशन अगर अपन बात करें तो 1978 से अप्रोक्स स्टार्ट हुआ। 1919 में इसने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, और 2024 अभी अपन चल रहा है ना। इस एरा के अंदर एचआर का एनालिटिक्स का इवोल्यूशन एक हाई लेवल पे हो गया। क्यों? क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, अब ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज होने लग गए, अब डेटा का मोर सिंक्रोनाइज वे से अपन यूज करने लगे। लेकिन 1978 से एचआर एनालिटिक्स का इंपॉर्टेंस पता लगने लग गई थी, क्योंकि तब से ही हम ह्यूमन को एज ए रिसोर्स मानने लगे थे। हम ये मानने लगे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए एचआर की जरूरत है, और एक तरीके की अगर कंपनी के पास अगर ट्रेन वर्कर होंगे, ट्रेन एम्प्लॉय होंगे, तो उसके बेटर चांसेस होंगे कि वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो। क्लियर है? तो यहीं पे एचआर एनालिटिक्स की स्टार्ट हुई। बेसिक इसकी थ्योरी है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। 1990 में पैदा हुआ था, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर बता देना कितने साल के हो गए हैं अभी तक, है ना। तो 1990 में जब स्टार्टिंग हुई है इसकी, तब 1978 की स्टार्टिंग के बाद 1990 में थोड़ा पिक पर आया। क्यों पिक पर आया? क्योंकि उस समय एक रिवोल्यूशनरी चल रहा था। इंडिया में एलपीजी मॉडल लॉन्च हो गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी एकदम बूम पे चल रही थी। थोड़ा सा हम मंदी को हटा रहे थे और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ इकोनॉमी चल रहे थे। तो एचआर एनालिटिक्स का एक क्रूशल रोल उस समय निकला। मतलब जैसे जैसे एचआर की इंपॉर्टेंस बढ़ी, वैसे वैसे एचआर एनालिटिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी, क्योंकि एचआर का ही तो फंक्शन है एनालिसिस करना, ठीक है। और 2000 के बाद तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। और अब रोड हेड, यानी कि जो अपने 5-7 साल हैं, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंस रोल इसने ले लिया है स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फील्ड ऑफ एआई के अंदर आ चुका है। द बॉटम लाइन ऑफ यूटिलाइजिंग एचआर एनालिटिक्स बाय टैपिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग पीपल
डेटा इनएविटेबल यानी कि इसको अपरिहार्य, इसको अब हटा नहीं सकते। एचआर का एलिमेंट निकालना, एचआर का रिटेंशन रेशो, एचआर का मतलब आज कोई कंपनी अगर ज्वाइन करता है तो वो एम्प्लॉयर से पूछता है कि भाई आप अपना इंक्रीमेंट कितना दोगे, आपके यहाँ रिटेंशन एम्प्लॉयमेंट कितना है, आपके यहाँ ग्रेचुइटी का क्या प्रोविजन है, आपके यहाँ पीएफ का क्या प्रोविजन है, क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो होते हैं, ये पहले से अपन रिसर्च करते हैं और उसके बाद ज्वाइन करते हैं। तो दैट इज द बेसिक एचआर एनालिटिक्स, एक अलग ही एरा पे चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द करंट फील्ड। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन इसके अंदर, एक सेकेंड का पॉज है यहां पर। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया है HRIS। तो HRIS क्या है? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एंड डेटा सोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। मैंने जब कंपनी में काम किया था तब कंपनी के बॉस हमको इंस्ट्रक्ट करता था, यानी टॉप मैनेजमेंट, कि अगले 5 दिनों बाद यदि नेक्स्ट 5 डेज में अगर कोई वर्कर शॉर्टेज होने वाली है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आपको ये नहीं पता कि अगले 5 दिनों में इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्कर शॉर्टेज हो सकती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है, किसी पारिवारिक समस्या हो सकती है कि कहीं पर फैमिली कोई फंक्शन हो किसी वर्कर का और वर्कर का फैमिली फंक्शन है, कोई शादी है, तो उस कारण से सारे उसके कलीग्स उस शादी में जाएंगे तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में शॉर्टेज हो सकती है। कोई भी XYZ रीजन रह सकता है, लेकिन ये HRIS का रोल होता है। अब ये पर्सनल मैनेजमेंट भी है इसके अंदर। तो HRIS क्या है? बेसिकली HRIS इज अ डिपार्टमेंट विच इज कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज, फ्रॉम कलीग्स। आप किसी भी सोर्स से कर सकते हैं, अभी अपन सोर्स पे भी जाने वाले हैं। एक बार इसकी बुकिश डेफिनेशन देखते हैं। इज अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब यहां पर एक सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया। अब यहां पर अपन ने पर्सनल मैनेजमेंट को इसको थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन कर दिया। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है? अब यहां पर जब सॉफ्टवेयर होगा तो अपन उसकी अटेंडेंस लिख देंगे, अपन उसकी सैलरी बना देंगे कि इस एम्प्लॉय को इतनी सैलरी मिलती है, इस एम्प्लॉय इतना सैलरी लेता है, उसका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन अपन को पता चल जाएगा, उसकी अपन को ट्रेनिंग पता चल जाएगी कि इसने इतनी इतनी ट्रेनिंग करी है, ठीक है। ये HRIS की अगर सॉफ्टवेयर की बेस में अपन बात करते हैं तो ये वाली पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है। यानी HRIS वैसे एक डिपार्टमेंट है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड बुकिश लिखा हुआ है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसको पढ़ते हैं तो इट इज मच मोर, कि इसके कह सकते हो कि ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। अकाउंटिंग एक्टिविटीज कह सकता है, पेरोल, HR मैनेजमेंट, है ना, और रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मैन पावर, प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जॉब एनालिसिस, ये सब का सब उसके अंदर होता है। बेसिकली HRIS के अंदर पूरी की पूरी इंसान की कुंडली होती है, जब से वो कंपनी में ज्वाइन होता है तब से लेकर कंपनी में कहाँ उसने ट्रेनिंग करी, कितनी उसने लीव ली, कितनी उसको सैलरी पेमेंट करी गई, कहाँ पे उसने कौन से डिपार्टमेंट में कितने आवर्स वर्किंग करी है, सारी की सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती है, ठीक है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बेस में अगर जाओगे तो HRIS है, लेकिन इट इज मोर देन ओनली अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके डेटा के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, इसके एसेंशियल फीचर्स की बात कर लूं। अगर अपन इसका HRIS का सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो एसेंशियल फीचर्स, अब ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सोचिए। अगर आपको HR डिपार्टमेंट का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो कौन सी चीज़ें चाहिए? मुझे सैलरी का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे ट्रेनिंग का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे ट्रेनिंग के आउटपुट का रिकॉर्ड चाहिए, मेरे को C2C चाहिए, मुझे उसकी अटेंडेंस चाहिए, मुझे उसकी अटेंडेंस के होगा तो उसका लीव रिकॉर्ड भी मिल जाएगा, उसकी वर्क हिस्ट्री चाहिए, बस ये 4-5 चीज़ें चाहिए। तो दीज आर द एसेंशियल फीचर्स। अब देखो बुक के अंदर कैसे लिखा हुआ है। बुक पहला कह रहा है, एट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर दैट इन्वॉल्विंग पीपल एम्प्लॉय डिटेल यानी कि उसके नाम, पता, ठीक है, सारी की सारी। रिबर्स सॉफ्टवेयर इंक्लूड सैलरी रिलेटेड, ठीक है। C2C मैंने आपको बताया। सेल्फ सर्विस सॉफ्टवेयर और लॉट ऑफ टाइम द ह्यूमन रिसोर्स। सेल्फ सर्विस सॉफ्टवेयर इस काइंड के होते हैं, अब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में चलने लग गए, जैसे कि कोई ग्रेवियंस होता है, कोई क्वेरी होती है तो उसमें FAQ की लिस्ट हो गई, या आपको अपनी लीव अप्लाई करनी है तो ऑटो जनरेट लीव एप्लीकेशन का फॉर्म आता है, आप क्लिक करिए, आपके बॉस के पास लीव चले जाएंगे, वरना तो आपको जाना नहीं पड़ता कि सर मेरे को आज छुट्टी पे, उसके पोर्टल पे दिखने लग जाता है। और शुड हैव मॉड्यूल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मैंने कहा था HR का ही पार्ट है, HR एनालिटिक्स का ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। तो इसमें कोई याद करने जितना नहीं, लेकिन समझने लायक बहुत सारा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब HRIS के डेटा सोर्सेस, कि डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे भैया HRIS वाले बंदे। सबसे पहला सॉरी
रिक्रूटमेंट से कलेक्ट होगा कि हमने रिक्रूटमेंट कहाँ से करा था, है ना। रिक्रूटमेंट के टाइम पे एक बायोडाटा आता है, रिज्यूम आता है, सीवी आता है। बताओ क्या आता है? जो अनएक्सपीरियंस्ड है उनके लिए रिज्यूम आएगा, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आया उनके लिए सीवी आएगा। शादी के लिए जाते हैं तब बायोडाटा यूज होता है, याद रखना, है ना। तीनों का डिफरेंस बता दिया मैंने। तो जब सीवी हमारे पास आया तो सीवी के अंदर कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं, कुछ ईमेल आईडी होगा, कुछ क्वालिफिकेशन होगा, कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, कुछ एक्सपीरियंस लेटर्स होंगे। तो वहां से हमारा HRIS सिस्टम उसकी बेसिक फाइल बनाना शुरू करता है। फिर डेमोग्राफिक डेटा, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर लेवल में, एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने बंदे वहां पर एम्प्लॉयबल हैं, हम कितना रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, वहां पर लेबर वर्कफोर्स कितनी अवेलेबल है, ये सारा हमारा HRIS के अंदर इंक्लूड होता है। लर्निंग मैनेजमेंट, ये लर्निंग मैनेजमेंट ये कॉलेज प्रोवाइड कराता है कि इस साल हमारे कॉलेज से 80 MBA पास आउट निकलने वाले हैं जिनके स्कोर ये है, और ये फर्स्ट डिवीजन इतना है, सेकंड डिवीजन इतना है। ये पहले ही HR के पास लिस्ट जाती है, वो HRIS सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देता है। ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जो ट्रेनिंग का काम कराता है और ट्रेनिंग के बाद आपको चेक भी करता है कि आपका ट्रेनिंग का क्या इंपैक्ट रहा। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आता है HR के अंडर में ही है, और ये HR के ये भी आपको एक डेटा प्रोवाइड कराता है। एक टैलेंट डेवलपमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट बेसिकली परफॉर्मेंस का सब पार्ट होता है। इसके अंदर स्किल एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट बेसिक एक्टिविटीज़ कराई जाती है, आप कह सकते हो। और जो स्टार्टिंग में आप उनको घुमाया जाता है या बताया जाता है, इंट्रोडक्शन कराया जाता है, इंडक्शन वीक जिसको बोलते हैं, वो सारा टैलेंट डेवलपमेंट होता है और यहीं पे भी एक डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। और एग्जिट इंटरव्यू, दिस इज द न्यू टेक्निक, ये नोवेल टेक्निक है ना। एग्जिट इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है कंपनी के अंदर, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, व्हाट इज एग्जिट इंटरव्यू, तो ध्यान से सुनिएगा। एग्जिट इंटरव्यू के अंदर जब कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है कि सर बस आज से काम नहीं करना है, तो उससे पूछा जाता है भैया क्यों काम नहीं करना है, क्या रीज़न रहे, आपको कंपनी में अच्छा क्या लगा, आपको कंपनी में बुरा क्या लगा, आपके नई जॉब छोड़ने का क्या कारण है। या तो बॉस होता है, या सैलरी होती है, पर्सनल रीज़न होते हैं, मेडिकल इशू लिस्ट। ठीक है। तो 3 रीज़न मेन रहते हैं। एक तो बॉस होता है, वर्किंग कंडीशन जिसके अंदर आ गए, दूसरा सैलरी होती है, और तीसरा फैमिली इशू होते हैं। 80% जनता बॉस के कारण छोड़ देती नौकरी। ठीक है। 20% जो होती है, 10% जो होती है वो ग्रोथ के कारण छोड़ती है, और कुछ मान लेते हैं 5-7% होते हैं जो फैमिली रीजन से जॉब छोड़ते हैं, और 2-3% ही ऐसे होते हैं जो मेडिकल रीजन के साथ अपनी जॉब लेफ्ट करते हैं। तो एग्जिट इंटरव्यू के अंदर ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। दीज आर द प्लेसेस वेयर HRIS कलेक्ट द डेटा। अब ये सॉफ्टवेयर बेस होगा क्या? क्या एग्जिट इंटरव्यू सॉफ्टवेयर बेस होता है? तो बुक और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है, इसलिए मैं बोलता हूँ, लेकिन अपन को दोनों चीजें मेरे को डिलीवर करनी है। ठीक है। मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल क्लास बता रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में भी HR कभी एनालिटिक्स आप यूज करो तो आपको काफी हेल्प मिले कि हाँ ये सारी चीज़ों में से डेटा आता है। यानी बंदा जब रिक्रूट होगा तब डेटा आएगा, किसी पर्टिकुलर एरिया का हमारे पास डेटा रहता है, सेकेंडरी डेटा रहता है, ये भी सेकेंडरी डेटा रहता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट के हम डेटा हम क्रिएट करते हैं, एग्जिट इंटरव्यू में भी हम डेटा क्रिएट करते हैं, रिक्रूटमेंट में वो हमको लाके डेटा प्रोवाइड करा देता है। तो दीज आर द बेसिक सोर्सेज, और बनता है HRIS के सोर्सेज ऑफ द डेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर इस यूनिट से बनता है। आगे बढ़ते हैं। HR मैट्रिक्स। अब HR मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से सुनो। इज अ मेजरमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज ऑफ HR पॉलिसीज। यानी कि एक HR पॉलिसी बनाई, ठीक है, एक HR पॉलिसी बनाई, ठीक है, कि पहले हमारा एब्सेंट था 15%, और इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के बाद हमारा एब्सेंट रेशो 12% हो गया, 3% की ग्रोथ हो गई। ठीक, इसी को कहते हैं HR मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। मिड डे मील का नाम सुना है? मिड डे मील बच्चों को एक योजना है जिसमें बच्चों को फूड खिलाया जाता है वहीं पे स्कूल्स के अंदर, ताकि बच्चों की अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। तो वो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और अगर उसको मैट्रिक्स से लेंगे तो मैं बताऊंगा कि पहले इतने बच्चे एब्सेंट होते थे, जब से हमने फूड, गवर्नमेंट कहेगी जब से हमने फूड इंप्लीमेंट करा तब से बच्चों का एब्सेंटिज्म लेवल लो हो गया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फूड के कारण आ रहे हैं। तो दैट इज द HR पॉलिसीज। तो जब हम HR मैट्रिक्स की बात करते हैं तब हम किसी भी HR पॉलिसी की मेरिट, डिमेरिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और बेनिफिट की बात कर रहे होते हैं। समझ में आ गया ना? और इसी को अगर मैं टेबुलेशन फॉर्म में क्रिएट कर देता हूं तो वो मैट्रिक्स बन गई। ठीक है। यहां पर मैट्रिक्स
एक ही बात है ना। कोई इसको टेबुलेशन फॉर्म के अंदर क्रिएट करना है, बस इतनी सी बात याद रखना। मैट्रिक्स हेल्प्स टू कंपेयर डिफरेंट डेटा पॉइंट्स। जब दो डेटा पॉइंट होंगे, दो स्टेजेस होंगी, तो हम कंपेयर कर ही सकेंगे। डोंट से अबाउट द कॉज। हाँ, मैट्रिक्स कभी भी ये नहीं बताती कि इसी कारण से हुआ है। मैट्रिक्स ये बताएगी कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करी थी, उसके बाद ये रिजल्ट रहा। वो डेफिनेट नहीं बता सकती। हो सकता है कि जब एब्सेंटिज्म ज्यादा हो, तब उस समय शादियों का सीजन चल रहा हो, त्योहारों का सीजन चल रहा हो, तो उस एब्सेंटिज्म ज्यादा हो और फिर बाद में सीजन कंप्लीट हो गया तो एब्सेंटिज्म ऑटोमेटिक कम हो गया। या उस समय जो एम्प्लॉइज थे वो ज़्यादा, वो आप कह सकते हो ऐसे एम्प्लॉय थे जो छुट्टियां ज़्यादा लेना चाहते थे, लेकिन अब वो छुट्टियां कम लेने वाले एम्प्लॉइज आ गए, तो डिपेंड करता है, ठीक है। या उस समय सैलरी कम हुआ करती थी, सैलरी बढ़ गई, तो ये HR पॉलिसीज डायरेक्ट नहीं बताता लेकिन बता देता है। हाँ, अब हाउ टू गेट मैट्रिक्स एनालिटिक्स। आपको इसी मैट्रिक्स का एनालिसिस कैसे करना है कि HRP का इसकी प्रोसेस बेसिक क्वेश्चन बनता है, प्रोसेस है ये। स्टार्ट विथ योर डेटा, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा तभी सेकंड पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट विथ योर डेटा यानी कि पहले आपको डेटा कलेक्ट करना है, एक पिन पॉइंट पे पहुंचना है कि ईयर 2000 के अंदर हमारा एब्सेंटिज्म रेशो 18% था, यानी कि 18% व्यक्ति हमेशा कंपनी में एब्सेंट रहते थे, ठीक है। गेटिंग द मैट्रिक्स राइट, कौन से ईयर का डेटा लेना है, कौन से ईयर से कंपैरिजन करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन और कैसे कलेक्ट करना है, कैसे हम HRIS से डेटा कलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द रिलेवेंट KPI क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जिनको याद नहीं हो रहा हो, बार बार ये वर्ड आएगा HR के अंदर, आज ही याद कर लो। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है ना, जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, लेफ्ट राइट बताता है कि किस तरफ गाड़ी जा रही है, उसी तरीके से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो सकता है नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकता है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हो सकता है आपकी किसी टारगेट अचीव करने का कोई पॉइंट हो, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि उसका KPI क्या रखा है। अगर किसी सरकारी कंपनी की बात करते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि कितने वर्किंग आवर उसने वर्क करा है। किसी प्राइवेट की बात करते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स उसने प्रोडक्शन करा है। डिपेंड करता है इस कंपनी टू कंपनी कि वहां पर KPI क्या है। बहुत सी कंपनी प्रोडक्शन रिलेटेड करती है, बहुत सी कंपनी कॉस्ट सेविंग रिलेटेड करती है, बहुत सी कंपनी वर्किंग आवर्स रिलेटेड करती है, डिपेंड ऑन कंपनीज पॉलिसीज, ठीक है। तो पहले अपन ये भी डिसाइड करेंगे कि अपने मैट्रिक्स का क्या है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एरिया ऑफ एनालिटिक्स एड वैल्यूज। अब KPI पे इंप्रूव तो करा बंदे ने, 6 घंटे ज्यादा काम करना तो शुरू करा, लेकिन वो वैल्यू एड नहीं कर रहा। वो आ रहा है, खाना खा रहा है, भैया वापस जा रहा है, ठीक है, सो रहा है आराम से कंपनी में आके, है ना। तो ये दिस आर द एडेड वैल्यू जिसके अंदर उन्होंने अपना KPI आइडेंटिफाई करना है और इसके रिजल्ट को अपन इंप्लीमेंट कर देंगे। अब फिर से स्क्रैच से मैं बताता हूं। देखो, जब भी अपन को मैट्रिक्स का एनालिसिस करना होता है कि एब्सेंटिज्म रिपोर्ट 18 की जगह 12% कैसे हो गई, 6% का जो गैप हुआ वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हुआ, तो अपन को दोनों चीजें कंपेयर करनी होगी। जैसे कि यहां पर अपन 15 to 12%, 3% का जो गैप क्रिएट हुआ था, ये कैसे क्यों क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं 2024 आते आते ये एब्सेंटिज्म रेशो 10% तक रह गया, 8% जो रहा ये कंपनी ने लेस कर लिया। तो इसके अपन ने एक डेटा अपन को पास क्रिएट हो गया, ये मैट्रिक्स बन गई। इसको टेबुलेशन फॉर्म में कर दोगे मैट्रिक्स बन जाएगी, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं थे उतना। फिर उस मैट्रिक्स को अपन ने राइट परफॉर्मेंस कर दी, सारी चीज़ें उसके अंदर रिलेवेंट लिख दी। अब इसके अंदर KPI क्या थे, ये 8% क्या बता रहा है। अब ये KPI एक इंडिकेटर है कि 8% एब्सेंटिज्म पड़ा। अब हो सकता है सैलरी हाइक के कारण हो सकता है बेटर मैनेजमेंट के कारण हो सकता है HR की कोई पॉलिसी चेंज हुई हो सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग हमने अच्छे से कराई हो सकता है कि एम्प्लॉइज चेंज कर दिए हमने, पहले जो एम्प्लॉय थे वो वर्क नहीं करना चाहते थे, X% Y%, ठीक है, हमने मोटिवेशन में थ्योरी पढ़ी है, उसके कारण से हो रहा है। फिर ये हमने आइडेंटिफाई करा है, तो इसी के रिजल्ट हम फिर से इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें हमको पता चलेगा कि ये जो 8% है ये सैलरी बढ़ाने के कारण हुआ है, या हमने फाइन लगा दिया था। जो भी एम्प्लॉय अगर 4 से ज़्यादा लीव लेगा तो उसकी जो एम्प्लॉय की अगर 5वीं लीव होगी तो उसमें 2 दिन की सैलरी कटेगी। अरे बहुत सी कंपनियां 3-3 दिन की सैलरी काटती है, 1 दिन छुट्टी लो 3 दिन की सैलरी काटती है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल मतलब कि बहुत से बच्चे हमारे ऐसी एम्प्लॉयज में कंपनीज में लगे हुए हैं जो ये कहती है अगर 4 छुट्टी ले ली तो आपने ठीक है, लेकिन 5वीं ली तो आपके 3 दिन की सैलरी कटेगी, ठीक है, 6, 7, 8। देखिए
सीधे सीधे ह्यूमन रिसोर्स का आप कह सकते हो शोषण तक हो रहा है, लेकिन बच्चों को वहाँ पर काम करना पड़ रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, मजबूरी में काम करना पड़ रहा है और ऐसा बहुत सी जगह किया जाता है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन उसके रिजल्ट की, यहाँ पर हमने फाइन लगाया था इसलिए हमारा एब्सेंटिज्म कम हुआ, या हमने सैलरी बढ़ाई, कौन से चीज़ें रही जब हमने एनालिसिस करा, और ये हम उसका रिजल्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है ना? देखो सारे पॉइंट स्क्रैच से सब क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि सर समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, बहुत ही स्टार्ट से स्लो से चल रहा हूँ, लेकिन सारे वीडियोस डिटेल में बताएंगे, है ना, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। अब आ जाते हैं इंट्यूशन वर्सेस एनालिटिकल स्किल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एचआर एनालिटिक्स में। एक होता है इंट्यूशन, इंट्यूशन को आप नॉर्मल भाषा में बोल दो गट फीलिंग। गट फीलिंग क्या होती है सर? गट फीलिंग, आज मुझे लग रहा है कुछ अच्छा नहीं होने वाला, है ना, सुबह उठे और ऐसा लगा आज कुछ लग रहा है आज अच्छा नहीं होने वाला, और उस दिन कुछ अच्छा होता भी नहीं है। आज मुझे लग रहा है आज बहुत अच्छा होने वाला है और हम YouTube पे वीडियो बनाने के लिए आ गए। ठीक है, तो कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ बुरा लगता है। जो इंट्यूशन होता है मीन्स के इनहेरेंट फीलिंग होती है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ऐसा हो रहा है। कोई कह रहा है बिल्ली कट गई रास्ता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, ईमानदारी से ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ होता है भले के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मेरा ये फिलोसॉफी बचपन से रही है और आज तक मेरे को भी यही लगता है। कभी किसी एग्जाम में मैं भी पास हुआ, कभी किसी एग्जाम में मैं भी फेल हुआ। जब मैं फेल हुआ तब भी मैंने यही सोचा कि मैं जो होगा इससे अच्छा ही होगा, और भगवान ने वो अच्छा ही किया। कभी कहीं पे ना सेलेक्ट होके भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, अगर सेलेक्ट हो जाता तो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता। APJ अब्दुल कलाम साहब SSB का इंटरव्यू क्लियर कर नहीं पाए थे, SSB फायर फाइटर हो जाते, फायर फाइटर एरोप्लेन चलाने हो जाते, ठीक है, अपने प्लेन चलाते वो इंडिया के लिए, लेकिन क्या उसमें सेलेक्ट हो जाते तो आज वो प्लेन चलाते। एक वो कह सकते हो अपने आर्मी के रिच कैंडिडेट होते, है ना, काफ़ी अच्छे कैंडिडेट होते, लेकिन क्या उनसे अच्छा राष्ट्रपति हमको मिल पाता इनके रूप में जो APJ अब्दुल कलाम साहब के सामने मिला? तो नहीं मिल पाता। तो वो कितने अच्छे प्रोग्रेस करके गए, और अगर देखा जाए तो SSB का इंटरव्यू कितना छोटा था, लेकिन SSB का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन एक गट फीलिंग होती है। द एनालिटिकल स्किल में अपन क्या करते हैं, अपन डेटा के बेस होके अपन आंसर देते हैं। ठीक है, अपन मार्कशीट देख के बोलते हैं कि बच्चा अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, बच्चे को नहीं देख रहे। ठीक है, तो एनालिटिकल स्किल हमेशा कैसी होगी? स्ट्रक्चर्ड होगी, स्टेप वाइज होगी। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है? फेस टू फेस कॉम्प्लेक्स होगा, स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी हमको एनालिसिस करना है स्पेशल रिक्वेस्ट स्किल की रिक्वायरमेंट है। भाई मार्कशीट पढ़नी है तो मैथ्स तो आनी चाहिए, अगर मैथ्स नहीं आएगी तो नहीं पढ़ पाओगे। एनालिटिकल जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होती है ना। और इंट्यूशन स्टाइल क्या होता है? एफिशिएंट को टैकल कर सकते हैं, हमें लग रहा होता है कि उस समय कि ये चीज करी जा सकती है। तो इंट्यूशन क्या होता है? एक तरीके की गट फीलिंग है, आप कर सकते हो, टाइम्स ऑफ रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। बहुत सी बार बहुत से एम्प्लॉय को पहले ही पता चल जाता है कि आज ये आने का मेरे को लग नहीं रहा, 9:15 बज गई है, 9-10 तक ये आ जाया करता था, आज ये नहीं आने वाला, दूसरे एम्प्लॉय की तैयारी करो, दूसरे वर्कर की तैयारी करो, ये नहीं आने वाला। अब पता चला उसकी कोई गाड़ी खराब हो गई थी, वो 9:30 पे आ गया। तो डिपेंड कर रहा है, इंट्यूशन इसलिए हमेशा करेक्ट नहीं होगा, लेकिन इससे फास्ट डिसीजन अपन ले सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव होता है, ओपन टू इंडिविजुअल बायसनेस आता है। ठीक है, हमेशा इंट्यूशन क्या होता है? हम जो समझते हैं, जो जानते हैं, हम वही मानते हैं। हम जो समझते हैं, हम जो जानते हैं, हम वही मानते हैं। जो हम समझते नहीं, जो हम जानते नहीं, हम वो मानते नहीं। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं, मेरे साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि सर IB में तो कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं होगा ना इंटरनेशनल बिजनेस में। मैंने कहा क्यों? सर आज तक सुना नहीं, बहुत से बच्चे कम करते हैं IB के अंदर, और HR में तो लड़के जाते नहीं हैं, HR में तो लड़कियाँ ही जाती हैं। तो HR में भी लड़कों का थोड़ा कम स्कोप होता होगा। लड़कों को तो फाइनेंस और मार्केटिंग ही लेना चाहिए, और अगर BTech के हैं तो OM की ब्रांच ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने सोचा, उन्होंने जाना, तो उन्होंने ये मान लिया। दैट इज इंट्यूशन। लेकिन आप देखिएगा कहीं पे भी मैक्सिमम पर्सनल मैनेजमेंट की अगर डिपार्टमेंट की बात करो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, HR हेड आपको बॉय ही मिलेगा, क्योंकि 24 आवर्स वर्किंग रहती है। कोई 8 to 9 की जॉब नहीं है कि आप सुबह आए 8 बजे शाम को 9 बजे चले गए, ऐसा भी जॉब नहीं। 10 to 5 की भी जॉब नहीं, 24 आवर्स वर्किंग रहती है। और वहां पर आपको मेल की ही वो कह सकते हो आप, इसको डेमोक्रेसी तो नहीं कहेंगे आप इसको, में वर्ड मिस हो रहा है यहाँ पर, मोनार्की के सिमिलर वर्ड है, मोनोपोली, सॉरी
मोनोपोली, कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है। तो मोनोपोली देखने को मिलेगी वहाँ पर मेल की। आप देखना सीमेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये जो बेसिक इंडस्ट्री वहाँ पर आपको HR मेल ही मिलेगा। हेड मैनेजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फास्ट डिसीजन के साथ में एक हार्ड वर्किंग बंदा चाहिए जो 24 आवर्स कंपनी को दे सके, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी एनालिटिकल स्किल काम नहीं आएगी, यहाँ पर आपकी एनालिटिकल स्किल ही काम आएगी, इंट्यूशन स्किल काम नहीं आएगी, ठीक है। तो कभी कभी हम इंट्यूशन के अंदर क्या लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं और हम वही चीज़ें मानते हैं जो हमने देखी हुई होती है। अगर नहीं देखी तो हम उसके बारे में कभी खोज भी नहीं करते। क्लियर है ना? एक बेसिक क्वेश्चन आता है पार्ट बी के अंदर, डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल एंड इंट्यूशन स्किल। आई होप ये क्लियरली आप लिख लोगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अब एनालिसिस फ्रेमवर्क लाइक लैंप का फ्रेमवर्क अपन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया और बहुत ही इजी इसका फ्रेमवर्क है। पहले इसकी बेसिक थ्योरी देखते हैं। पीपल एनालिटिक हेल्पिंग टू HR शेप इन देयर स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग द हायरिंग, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय मैनेजमेंट टू क्रिएट अ सॉलिड स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स, ठीक है। एक तरीके से एनालिसिस फ्रेमवर्क है, एक तरीके से एक मॉडल है जिसके थ्रू हम HR का एनालिसिस करते हैं, HR का एनालिटिक्स। अभी फ्रेमवर्क क्या है? ये फ्रेमवर्क ये है। पहला फ्रेमवर्क ये कहता है लॉजिक, लैंप का फुल फॉर्म यहां पर है अपना। पहला फ्रेमवर्क कह रहा है लॉजिक, एनालिटिक्स, मेजर और प्रोसेस। इससे सब मिलकर क्या बना? अपना HR की मैट्रिक्स बनी, यानी अपना HR का स्किल मैनेजमेंट हुआ। यानी पहला क्या कह रहा है कि जब भी अपन HR का एनालिसिस करेंगे तो किसी लॉजिक बेस पे करेंगे। मींस के कोई डेटा सेट तैयार होगा, कोई उसके ऑब्जेक्टिव्स तैयार होंगे, कोई रूल्स तैयार होंगे, उसके बाद अपन HR का एनालिसिस करने जाएंगे। अपन एक वर्किंग कंडीशन, जैसे अपन ने 3 अपनी वर्किंग कंडीशन देखी थी। A जो है वो कितने घंटे काम कर रहा है? वो 2 घंटे काम कर रहा था, और C जो है वो 10 घंटे काम कर रहा था। तो यहाँ पर लॉजिक नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? अपन ने उसके बीच में बायसनेस कर दी। तो यहाँ पर जब अपन HR का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो लॉजिकल वाइज होना चाहिए। आप एक मार्केटिंग के बंदे को एक प्रोडक्शन के बंदे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक फाइनेंस के बंदे को आप एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बंदे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक MBA के बंदे को आप एक MCA के बंदे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ लॉजिकल, ठीक है। उसके बाद एनालिटिक्स, राइट कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा, यानी कंक्लूजन सही निकालने हैं। जो डेटा ऑप्ट हो रहा है उसमें टूल्स टेक्निक्स जो अपन यूज करेंगे उससे अपन को सही कंक्लूजन निकालना है। मेजरमेंट, राइट नंबर्स यूज करने हैं, राइट टूल्स यूज करने हैं, राइट नंबर्स यूज करने हैं और राइट प्रोसेस यूज करनी। राइट टूल्स, राइट नंबर्स, राइट प्रोसेस, और ये सब मिला के अपनी HR क्या बन जाती है? HR एनालिटिक्स हो जाता है, और उसी को ही HR मैट्रिक्स यहाँ पर बोला गया है। क्लियर है ना? दिस इज द लैंप फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है? एक इस तरीके का रूल्स हैं जिनके थ्रू हम HR का बेटर एनालिसिस कर सकते हैं, HR एनालिटिक्स की बेटर स्किल अचीव कर सकते हैं लैंप फ्रेमवर्क से। यानी कि कोई भी हम एनालिसिस कर रहे हो तब अपन को लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। उसका प्रोसेस का ध्यान रखना है, एनालिसिस का ध्यान रखना है और मेजरमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? नंबर क्लियर होने चाहिए, सही सोर्स से आने चाहिए, सही टूल्स यूज होने चाहिए और सही लॉजिक में होने चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है HR स्कोर कार्ड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, HR स्कोर कार्ड। HR स्कोर कार्ड क्या होता है? HR स्कोर कार्ड और 2-4 तरीके, बैलेंस स्कोर कार्ड, HR स्कोर कार्ड। दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ मार्कशीट, अ काइंड ऑफ मार्कशीट विच रिफ्लेक्ट योर आइडेंटिटी, विच रिफ्लेक्ट योर डेटा, विच रिफ्लेक्ट योर फैक्ट्स एंड फिगर कि HR ने ये काम किया था, HR ने ये काम किया था, HR ने जो पॉलिसी बनाई उसका इंप्लीमेंटेशन जो हुआ, वो जो HR मैट्रिक्स है उसको बेसिकली HR स्कोर कार्ड में डिनोट किया। इज व्यूड एज अ सपोर्ट फंक्शन हुज प्राइमरी रोल वाज टेक पेरोल, टाइम ट्रैकिंग, डिस्प्यूट बिटवीन यूनियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिड तो मैन्युफैक्चरिंग एरा HR फंक्शन। अब HR स्कोर कार्ड, पर्सनल स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड, ये सारी की सारी चीजें एक साथ क्लियर करते हैं। पहले एक बार बुक का इसमें देख लेते हैं। HR स्कोर कार्ड हैज 5 की एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट वर्कफोर्स सक्सेस, राइट HR कॉस्ट, राइट टाइप ऑफ HR अलाइनमेंट, HR प्रैक्टिस और HR प्रोफेशनल। अब ये 5 चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, निश्चिंत रहिएगा, है ना। सब आपको याद ही करा के छोड़ूंगा, आप चिंता ही मत करना, सभी इसी वीडियो में याद करा दूंगा। एक वर्क फॉर स्कोर कार्ड। वर्क फॉर स्कोर कार्ड इज द कंपनी ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। पहला है अपना HR स्कोर कार्ड और एक यहां पे लिखा है वर्क फोर्स। जब मैं HR की बात कर रहा हूं तो HR ने कुछ रूल्स करे होंगे,
कुछ रिक्रूटमेंट की पॉलिसी रही होगी, कुछ कॉस्ट अपन ने बियर करी होगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो भी एचआर के फंक्शन होते हैं, रिक्रूटमेंट हो गया, मोटिवेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, प्लानिंग हो गई, एचआर ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग हो गई, ये सारे के सारे रोल्स होते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है कि मिस्टर पिंटू को कंपनी ने हायर करा 20,000 रुपये पर मंथ पे, काफ़ी कम सैलरी दी गई, 20,000 रुपये पर मंथ। तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 20 यूनिट्स बढ़ गया, 20 यूनिट्स बढ़ गया, और इस 20 यूनिट्स बढ़ने पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट हुआ मान लेते हैं 15,000 का। तो कंपनी को इस भाई साहब जो मिस्टर पिंटू हैं इनको हायर करने पे लॉस हुआ है, क्योंकि 20,000 रुपये इनको तनख्वाह जा रही है, कंपनी का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो 15,000 का बढ़ रहा है, तो इनको लॉस हुआ। दैट इज द काइंड। अब ये रिफ्लेक्ट कहाँ होगा? एचआर स्कोर कार्ड में एक तरीके की मार्कशीट बनेगी, यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिखे जाएंगे, यहाँ पर ओल्ड लिखा जाएगा, यहाँ पे न्यू लिखा जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज से सिंबल आ जाएगा। ओल्ड हो सकता है अपना 18,000 रुपीज़ का प्रोडक्शन, यहाँ हो सकता है न्यू 26,000 का प्रोडक्शन, 8,000 का प्लस हो रहा है, ये कॉस्ट अपनी प्रोडक्शन में बढ़ गई, ठीक है। ये कॉस्ट बढ़ रही है या यहाँ पे यूनिट्स बढ़ रहे हैं, कोई भी एक पैरामीटर, एक तरीके की क्रोनोलॉजी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही होती है। क्लियर हो गया? अब ये एचआर स्कोर कार्ड तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया एचआर की। जब वर्क फोर्स स्कोर कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर वर्क फोर्स के अंदर मैंने उसका टाइम हो गया, उसका प्रोडक्शन लेवल हो गया, उसकी ट्रेनिंग हो गई, उसकी ट्रेनिंग का इम्पैक्ट हो गया। इन सारे मुद्दों के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो ये वर्क फोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बात होगी, वर्क फोर्स स्कोर कार्ड की बात होगी। यानी जब मैं एचआर पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, एचआर के रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, एचआर के फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो एचआर स्कोर कार्ड यूज होगा, यानी एचआर डिपार्टमेंट का स्कोर कार्ड। वर्क फोर्स की बात कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का पेरोल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय की एब्सेंटिज्म रिपोर्ट, एम्प्लॉय का प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, ये सारा वर्क फोर्स में आएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, बेसिक इसकी थ्योरी एक बार और देख लेते हैं। वर्कफोर्स स्कोर कार्ड इज अ कंपोनेंट ऑफ लार्ज कंपनी वाइड स्कोर कार्ड दैट फैसिलिटेट द मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अक्रॉस द एंटरप्राइज। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे कि 15 बंदे आएंगे तो हमारा परफॉर्मेंस इतना बढ़ जाएगा, क्या बढ़ा? क्या वर्कफोर्स ने उतना प्रोडक्शन करा? क्या केपीआई में अपने वो रिलेट हो पाया? नहीं हो पाया, ये वर्कफोर्स स्कोर कार्ड बताएगा। और हो पाया तो इसी के अकॉर्डिंग अपन को परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है। और एचआर की क्या पॉलिसी से हमको बेनिफिट हुआ, नहीं हुआ, ये एचआर स्कोर कार्ड बताएगा। यहीं पे अपनी पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है दोस्तों। पूरी मैंने एचआर की फर्स्ट यूनिट आपको कंप्लीट करा दी है, आप निश्चिंत रहिए। इसी तरीके से अपन सारी यूनिट्स कंप्लीट कर देंगे, सारा सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा, बड़े ही आराम से सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। आपको मेरा कैसा लगा है वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।